हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, नीट काउंसलर हैं ओम प्रभाकर भारती जी। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से 21 जून की डेट निर्धारित की गई है दूसरी परीक्षा के लिए, तो इस बार किस तरह की तैयारियां देखने को मिल सकती है, किस तरह से इसे यहाँ पर पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, लीक प्रूफ बनाया जा सकता है? देखिए, इस पे तो हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं। अब सरकार क्या तैयारी करती है ये देखने वाली बात होगी। पिछले बार भी हम लोग उम्मीद में थे कि इस बार सारी चीजें फेयर होंगी, और हमसे ज्यादा एनटीए कॉन्फिडेंस में था, जो बार बार ट्वीट के माध्यम से अपनी तैयारियों को बता रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2024 में जो गलती हुई थी सिर्फ उसके हिसाब से तैयारी की। जो फ्रॉड थे वो इनसे 10 कदम आगे थे, उन्होंने उससे पहले ही पेपर लीक कर दिए। तो अब इसको एक महीने में, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक झटका लगा है तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तो सरकार के लिए क्वेश्चन को सेट करना और उसको इतने कम समय में इतने सारे 5,000 से ज़्यादा सेंटर पे ट्रांसपोर्ट कराना बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। बट उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी हों। जी बिल्कुल। और ऐसे में प्रभाकर जी, ये भी समझना जरूरी है कि देखिए, इस तरह से ही अगर लीक होते रहे पेपर तो कैसे छात्रों का भविष्य बचेगा। एक तैयारी भी छात्र करते हैं और उसका भी कहीं ना कहीं एक माहौल होता है। अब ऐसे में कितना प्रभाव इन छात्रों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दूसरी बार परीक्षा होनी है। शायद ऐसा एक तरह से माइंडसेट भी कई बार नहीं हो पाता है कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो बहुत संभावनाएं होती है कि दूसरी परीक्षा जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। कैसे संभावनाएं लगती हैं? जी बिल्कुल, और छात्रों पे इसका प्रभाव बहुत हद तक बहुत गहरा होता है, और इसका आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जी। सालों से वो तैयारी करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ा है कि एक प्रेशर होता है, वो झेलने के बाद जब उन्हें ये लगता है कि अब फिर से एग्जाम होना है, तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोटा में रह के तैयारी कर रहे थे, और वहां से फिर वो वापस आते हैं अपने घर पे, और उनको एक बार फिर से अब वहां पे जाना है, तो उनके लिए एक अतिरिक्त खर्च है। तो अब जो भी है, अब इन सब दिक्कतों को छात्रों को सामना करना ही है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं भी छात्रों से यही कहूंगा कि एक बार हिम्मत जुटा के और पूरे अपने प्रयास के साथ इसे दोबारा अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि ये सिस्टम की चोट है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती जी। नहीं है, बट हम सब सिस्टम के आगे लाचार हैं। बिल्कुल। और ओम प्रभाकर जी, अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्टम को लेकर, कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि चूक हुई है और उसको दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, सिस्टम में बहुत सारे सुधार की जरूरत थी। जैसा कि मैंने बताया कि एक गलती हुई पिछले बार, ये लोग उसको ही ठीक करते रह गए, जबकि पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ करना था। अभी भी मुझे लगता है कि जो जांच की दिशा है वो बहुत ज्यादा सीमित है। 2024 में भी कई सारे छोटे छोटे मुद्दे थे, मल्टीपल टाइप के एलिगेशंस थे, जिनमें कहीं ना कहीं सत्यता नजर आती थी। जब पटना पेपर लीक पे बात हो रही थी, मैंने सबसे पहले कहा था कि जो डेटा इन्फ्लेशन है वो अनरियल है। बाद में उस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मुद्दा गया भी कोर्ट में। फिर जब एनटीए ने सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया, तब भी हमने कोर्ट को बताया था कि जो सीकर है, आप सीकर को देखिए, वहां के बच्चे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जांच का विषय होना चाहिए, नहीं हुआ। तब मेरी थ्योरी ये थी कि गेस्ट पेपर के माध्यम से बहुत सारे बच्चों तक क्वेश्चन पहुंच गए हैं, बच्चों को भी नहीं पता है कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो गई। और आज देखिए, 2 साल बाद वही गेस्ट पेपर मॉडल सामने आ रहा है। एक गेस्ट पेपर मिलता है जिसमें से 150 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यहां तक कि मुझे लगता है कि एनटीए 2 क्वेश्चन सेट बनाता है। अगर दोनों क्वेश्चन सेट को मिलाया जाए तो पूरे सवाल मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। यानी कि ये माना जाए कि इस बार थोड़ी सी और एहतियात बरतनी चाहिए, और कम से कम इस बार ऐसा देखने को ना मिले। बच्चे भी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और उनके भविष्य के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ माना जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में